सही ना बच्चों? आज अपनी क्लास साई राम टू ऑल। आज अपनी क्लास आरंभ करते हुए सबसे पहले आप सबको बताएं, याद दिलाएं कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। पता है ना सभी को? इसीलिए और पता है कि अपने विद्यालय में और सभी जगह पर, सभी विद्यालयों में यह दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, उनका जन्म दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता, अखंडता और संपूर्ण राष्ट्र के एकीकरण में अद्भुत और अतुलनीय योगदान दिया। उन्हीं को याद करते हुए, उनका जन्म दिवस मनाते हुए हम सभी राष्ट्रीय एकता की इस प्रतिज्ञा को एक साथ मिलकर सामूहिक तौर पर ग्रहण करते हैं और संकल्प करते हैं कि हम भी अपना अधिकतम योगदान देश के एकीकरण, एकता और अखंडता में देंगे। तो मैं आशना से निवेदन करती हूँ कि वह हम सभी को शपथ दिलाए। सभी बच्चे अपना माइक अनम्यूट करेंगे और शपथ लेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी। स्वयं समर्पित करूंगी और अपने साथी देशवासियों के बीच और मैं अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने की भी इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। सही राम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत और जय युवा शक्ति। युवा शक्ति का अतुलनीय योगदान, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प, यह सब अपेक्षित है यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक सूत्र में बंधा रहे, एक दूसरे का साथी बनते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम देश के उत्थान, एकीकरण और विकास में सहभागी बने। ठीक है? तो यह जो अभी आपने शपथ ली है, ये मात्र शब्दों में बंधकर ना रह जाए। कोशिश करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार
अपनी क्षमताओं के अनुसार हम इसे अपने व्यवहार में भी उतारें। ठीक है, इसी विश्वास के साथ, देश के लिए इस शुभकामना के साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी सद्भावनाएं समर्पित करते हुए हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। ठीक है, तो यदि आप सभी को स्मरण हो, हम अपनी पूर्व, इससे आज से पूर्व जो क्लास थी, जो कक्षा थी, उसमें हम कर चले हम फिदा, कैफी आजमी जी द्वारा रचित जो गीत है उसका भाव समझने का प्रयास कर रहे थे और काफी कुछ आपने जाना भी। तो मैं आगे की व्याख्या प्रस्तुत करूं उससे पहले यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई शब्द समझ ना आया हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो प्लीज पूछिएगा। यदि सब समझ में आ गया है तो हाथ उठा के बताइएगा कि समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सभी को स्क्रीन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अभी हमने दो जो पद हैं उनका शब्द के अनुसार और व्याख्या, सब प्रसंग व्याख्या हमने जानी थी। आज हम उससे आगे की चर्चा करते हैं, जानते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। बांध लो अपने सर पे कफन साथी है, और तुम्हारे हवाले वतन साथी है। यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में सैनिक क्या कह रहा है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानियां जो है वो कहा जाता है बलिदान को, वीरान का अर्थ है संसान, और काफिले कहा जाता है यात्रियों के समूह को। यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि हम तो अपने देश के लिए अब कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान को निछावर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी ये कुर्बानियां, ये बलिदान चलते रहना चाहिए, इनका सिलसिला थमना नहीं चाहिए। ये जो सिलसिला है वो सुनसान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए कानून, जितने कुर्बानियों की नए समूह तैयार करते हैं। अगर एक जो है सही कुर्बान हो जाना है, दूसरा जो समूह है वो तैयार रहना चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिलती है गली। फतह कहा जाता है जीत को, और जश्न कहा जाता है खुशी को। यहाँ पर सैनिक को पूरा विश्वास है व्हाट्सएप पे कहता है कि इस जीत का जो जश्न है, इस यस जीत मैम की जो खुशी है, वो खुशी इस खुशी के बाद दुगनी हो जाएगी। इस खुशी के बाद जब वो सैनिक अपना बलिदान दे देगा, अपनी कुर्बानी दे देगा अपने देश के लिए, तो वो चाहता है कि उसकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाए। जिंदगी मौत से मिल रही है। उस समय सैनिक को ये प्रतीत होता है कि उसकी जो जिंदगी है वो मौत से गले मिल रही है, उसे ऐसा लगता है। सैनिक आगे कहता है, बांध लो अपने सर पे कफन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है। जब सैनिक को ये लग रहा था कि उसकी जिंदगी मौत से गले मिल रही है, यानी उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, तो जो सैनिक है वो देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब हम इस वतन को शिवजीत तेरा माइक ऑन ऑफ कर। जितना आपने सुना उतना क्लियर है? ठीक है, तो पहले मैं शिवजीत से ही बात करना चाहूंगी। शिवजीत, माइक ऑन करो, माइक यस अनम्यूट करो। यस आपका मैम माइक म्यूट क्यों नहीं था बेटा?
मैम वो मैंने देखा नहीं मैम, गलती से। तो सॉरी मैम। गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं है ये। सॉरी मैम। आपका कैमरा भी ऑन नहीं होता है, माइक आप अनम्यूट छोड़ के कहीं भी आप घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्लास में व्यवधान कर रहे हैं। आपकी वजह से मुझे अभी व्याख्या को बीच में छोड़ना पड़ा। सॉरी। चलिए अब आप माइक भी अनम्यूट कीजिए और आप कैमरा ऑन कीजिए। मैम मैं दोनों डिवाइस चेंज कर लूँ फिर? सॉरी, मैम मैं डिवाइस चेंज कर लूँ, इसमें कैमरा ऑन नहीं होता है इसमें। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप डिवाइस मत चेंज करो, आप मुझे ये बताओ अभी आपने क्या सुना। शिवजीत, आपने अभी क्या सुना? आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? आपको चैप्टर भी नहीं पता, हम क्या समझ रहे हैं आपको ये भी नहीं पता, और माइक अनम्यूट करके आप कहीं पर भी घूम रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है। चलिए अभी तक आज हमने जिस पद की व्याख्या की है, समझा है, ओके, तो आप अपने आप से बताइए कौन इसे प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है। मुझे समझ में आया कि यस, आपको समझ में आ रहा है। जल्दी इनिशिएटिव लीजिए, इतना समय नहीं। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्याख्या बाद में सुनेंगे, सबसे पहले आपके लिए शाबाशी, गुड। थैंक यू। समय की कीमत है, वैसे भी है, और ऑनलाइन क्लास में तो और ज्यादा समय की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि निगाह एक साथ सब बच्चों पर नहीं जा पाती कैमरा बंद होने की वजह से। तो इन क्लासेस की सफलता तभी है जब आप आगे बढ़कर अपने आप को प्रस्तुत करें। ओके, ठीक है बेटा, शुभम स्वागत है, प्रस्तुत करें। यस मैम। मैम यहाँ पे लिखा है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नहीं काफिले। मैम यहाँ पे राह का मतलब होता है रास्ता, कुर्बानियों का मतलब जैसे कि मैम आपने प्रेजेंटेशन में बताया, कुर्बानी का मतलब है बलिदान, और वीरान का मतलब है सुनसान। तो मैम यहाँ पे मैम कहना चाह रहे हैं वो कि हमें कुर्बानियाँ रुके ना देश के सम्मान के लिए, भले ही हमारी कुर्बानियाँ चलती रहें। जैसे कि मैम अगली लाइन में लिखा है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। मतलब कि यह रास्ता सुनसान ना हो, मतलब यहाँ पे कोई कुर्बानियाँ रुके ना, भले ही कुर्बानियाँ चलती रहें, लोग अपना बलिदान देते रहें। फिर इनके बाद की तो पंक्तियां हैं, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिली रही है गले। मैम इसका मतलब है कि इन बलिदानों के बाद ही हमें जीत का जश्न बनाने का मौका मिलेगा, जब हम अपनी जिंदगी को मौत से गले लगा लेंगे। ओके, वेरी गुड। मायने देश के लिए जब हम बलिदान होंगे, बलिदान होने के लिए तत्पर रहेंगे, जरूरी नहीं है कि बलिदान होकर ही आजादी मिलेगी। हो सकता है कि हम दुश्मन को हराकर फतेह पा लें, लेकिन एक सैनिक को ये सोच कर रखना पड़ता है, जैसा इस गीत में कहा है कि सर पर कफन बांधकर, ये सोच कर इस राह पर निकलना पड़ता है कि मैं अपना कफन, अपनी मृत्यु अपने साथ लेकर चलता हूं, है ना। तो आजादी का जश्न हम तभी मना सकते हैं जब सैनिकों का संपूर्ण समर्पण देश के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि काफिले सजते रहने चाहिए, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है,
ये मरते हुए सैनिक का आखिरी संदेश। अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बाद सेना में लोगों की भर्ती से ना, आपने शाब्दिक तो बता दिया, मीनिंग क्या है कि ये डर से ऐसा ना हो कि लोग सेना में भर्ती होना छोड़ दें। माताएं अपने बच्चों को इस राह पर भेजने से पीछे हट जाएं। लेकिन भारत देश जो है ये वीरांगनाओं की धरती है और वीर भोग्या वसुंधरा है। अनेक, जैसे चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी जी की माँ हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह जी की माँ हो, ना जाने कितनी माताओं की आपने कहानी सुनी भी है कि वो, या फिर यदि आपने सुना हो तो दीपदान, आपने ये नाटक देखा है कभी, दीपदान? पन्नाधाय, पन्नाधाय की कहानी सुनी है कभी? अगर नहीं तो आज ही आप अपने मोबाइल पे सर्च कीजिए, ठीक है? एकांकी है ये, उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित एक एकांकी है, बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। तो किस तरह से अपने लाल को समर्पित करते हुए माताएं अपनी जो मातृभूमि है उसको नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, अपने बच्चों को हंसते हंसते देश की सेवा में भेज देते हैं, ठीक है? तो उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि सेना में भर्ती रुके नहीं, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, युवा पीढ़ी आगे बढ़कर पूरे जोश के साथ इस ओर अग्रसर होती रहे। तो ये काफिले, ये समूह, हमारी सेना का जो बड़ा समूह है, ये सदैव ना एक बड़ा आकार ग्रहण करता रहे, ठीक है? और कभी भी हौसले पस्त ना होने पाए, कभी भी मन में भय ना आने पाए। तो ठीक है, आगे का देखेंगे। समझ आ रहा है ना सभी को? फिर अभी जल्दी से क्यों नहीं कहा कि मैम, शुभम से पहले बाकी लोगों ने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? बताओ अनुष्का, क्या क्यों नहीं आगे बढ़े? मैम वो थोड़ा बहुत डाउट था, ऐसे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बता पाऊंगी कि नहीं। तुम सब बच्चे तो ना एक से बढ़कर एक योद्धा हो। इस कविता से तो इतनी प्रेरणा मिल जानी चाहिए कि भय नामक जो दुर्गुण है ना, वो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, न केवल हिंदी विषय में अपितु जीवन के हर क्षेत्र में। जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी काबिलियत को जानेंगे कैसे? बिना किए थोड़ी समझ में आता है कि मुझे बोलना आता है कि नहीं, मुझे लिखना आता है कि नहीं। जब आपने लिखना शुरू किया था ना, उस समय आपको पता नहीं था, इसीलिए आड़ी टेढ़ी पेंसिल पकड़ के आड़ी टेढ़ी लाइन बना के लिख लिया। अगर उस समय आपके अंदर ईगो होता ना, उस समय अगर ये वाली फीलिंग होती कि हाय राम, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, ये मैं क्या कर रही हूँ, कैसी लाइन बना रही हूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जिसे आपकी भाषा में कहा जाता है रिंगा चिंगा बनाना, ये हम क्या कर रहे हैं? भाई की फेयर कॉपी पे बचपन में कभी लाइन खींच दी होगी, बेचारा बड़ा रोया होगा, कल ये असाइनमेंट प्रस्तुत करना, ये क्या कर दिया, पता ही नहीं था। लेकिन ऐसी अंट शंट हरकतें कर करके आप लिखना सीख गए। उस समय अगर ये पता होता ये तो बहुत गलत है, तो शायद लिखना कभी आया ही ना होता। दीवारों पर लिख लिख के फिर डांट पड़ती थी। इसलिए कभी बोलने से संकोच नहीं करो बेटा। भाषा, खासतौर से भाषा की क्लास में
जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी, आपकी अनुभूति मुखरित नहीं होगी। सोच सोच कर मन में रखते जाओगे, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कितना सुंदर वक्ता आपके अंदर बैठा है। जब तक लिखोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा लेखक आपके अंदर छिपा हुआ है। आपके अंदर साहित्यकार, कवि, लेखक, वक्ता, न जाने क्या 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 न स्वरूप बैठे हुए हैं। तो उन स्वरूप को निखारने का काम आपका ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल दिशा दिखा सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हो और चाहे टीचर्स हो। दे मे बी ओनली टॉर्च बेयरर्स, केवल आपके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। दूर से इशारा कर दिया, उस लाइन पे चले जाओ, उस सड़क पे चले जाओ, बहुत अच्छी है, लेकिन चल नहीं सकते, आपकी जगह नहीं चल सकते। ओके, सो नेवर हेजिटेट। डाउट है तो पूछो। जैसे ही मैंने कहा प्रस्तुत करो, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए थी कि मैम हैव अ डाउट, बजाय साइलेंस के। ठीक है, ओके, गुड। तो अभी भी बता दो, किसी को और डाउट है क्या जानने के बाद? क्योंकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं जिसको आवाज लगाऊं वही व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। मेरे इस विश्वास को, पूर्ण विश्वास को डिगने ना दें। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और तत्पर रहेंगे कि कभी भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे की व्याख्या जानते हैं। अब बीच में कोई माइक अनम्यूट ना करे प्लीज। देश को तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं। अब तुम अपने सर पर मौत इसकी कभी कैसी आजमी है। ये पंक्तियां आप ऐसे ही लिखेंगे कि आप अपने पद्यांश के आधार पर व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे कि सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण निछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। इस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अगले पद्यांश में कवि सैनिक की ओर से किस तरह से कहते हैं, खींच दो अपने खो से जमीन पे लगे, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तो तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, खींच दो अपने खो से जमीन पर लगे, इस तरफ आने आए ना रावण को। जमीन कहा गया है जमीन को, और लकीर कहा जाता है रेखा को। तो यहाँ पर जो कवि है वो सैनिक की ओर से कह रहे हैं कि सैनिक कहता है कि तुम भी अपने खून से अर्थात अपने खून से जमीन पर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच लो और तय कर लो कि इस तरफ आने पाए ना रावण को, कि इस तरफ यानी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी जो दुश्मन है वो इस तरफ हमारी धरती पर कदम ना रख पाए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सैनिक है वो अपनी धरती को सीता के दामन की तरह मानते हैं, सीता के आंचल की तरह मानते हैं, और कहते हैं कि अगर सीता के दामन, सीता के आंचल को छूने के लिए कोई हाथ उठने लगे तो उस हाथ को तोड़ दो, यानी कोई सीता के दामन को या को छू भी न पाए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
इस वतन को संभालने के लिए, इस वतन की रक्षा करने के लिए राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। यानी तुम्हें भी अपने देश की रक्षा को संभालना है, अपने देश की रक्षा का दायित्व जो सैनिक है वो अपने देशवासियों पर छोड़कर जाना है। सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग में जो उपरोक्त दो पंक्तियां हैं वो आप ऐसे उसी तरह व्याख्या में लिखेंगे कि सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा खींच दो और ये तय कर दो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी जो दुश्मन है वो इस बार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। ये सब जो है एक सैनिक अपने देशभक्ति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। Yes. Is it clear? Yes, ma'am. आखिरी आखिरी ये वाला काव्यांश समझ आया या अभी भी डाउट है? पहले ये बताओ, कुछ पूछना है या समझ आ गया? समझ आया? कोई भी शब्द केवल शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है। कभी कभी ये भी होता है ना कि आपको शाब्दिक अर्थ तो क्लियर हो गया, लेकिन उस शाब्दिक अर्थ में निहित भावार्थ क्या है, संकेत क्या है, संदेश क्या है? यदि ये भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। चलो ठीक है, आपको नहीं पूछना तो हम पूछते हैं, बताइएगा। राम भी तुम और लक्ष्मण भी तुम, ऐसा क्यों कहा है? यस अनुष्का। मैम, जिस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को रावण से अर्थात यहाँ पे दुश्मन से बचाने के लिए गए थे, तो उसी तरह हम सब हमारे सीता जी यानी कि हमारी जमीन, हमारा वतन, उसे बचाने के लिए हमें ये प्रयत्न करते रहने होंगे और हमें रावण रूपी दुश्मन को हमारी सीता जी से दूर रखना होगा। ओके ठीक है। प्रियांशी यही कहना चाहते हैं कि कुछ अंतर है शब्द में? मैम, भावार्थ तो यही है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी अपने प्राणों पर खेलकर रावण से जिससे कहा गया था कि वो बड़ा ही बड़ा महान योद्धा है, पूरी मुश्किलों को पार करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता माँ को बचाया था। ठीक उसी प्रकार हर सैनिक को यदि अपने आप को राम व लक्ष्मण मान ले, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीता अर्थात उनका वतन हमेशा सुरक्षित ही रहेगा। ओके गुड, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। ओके हर्षित, कुछ कहना है और ऐड करना है? किसी को कुछ आउट ऑफ बॉक्स, किसी को कुछ आउट ऑफ बॉक्स समझ में आ रहा हो, कुछ और भी निगाह में आ रहा हो, निसंकोच बोलिएगा। कहीं और भी दृष्टि जा रही हो जहाँ शायद हम भी नहीं सोच पा रहे हैं, आप भी नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा कोई एक स्टूडेंट जिसका कुछ और ही जिसका मंतव्य जा रहा है? मैम यस मैम ऐसी मैम मतलब एक बात आई थी मन में, जैसे मैम जब रावण सीता जी का हरण करने आया था, तो मैम जब लक्ष्मण जी का वो था कि वो सीता जी की रक्षा करें, तो मैम एक ये मतलब हो सकता है कि लक्ष्मण जी मतलब यहाँ से हमारा ये है कि हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है रावण से। और मैम दूसरी तरफ ये भी है कि राम भगवान की तरह हमें उनसे जो रावण रूपी लोग आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, तो उनका भी सामना करना है। ओके ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताया दूसरों हमने। और कुछ? मैम, एक और ये हो सकता है कि जब सीता हरण हुआ था उस समय हम सबको पता है कि राम जी स्वर्ण मृग के पीछे पीछे चले गए थे, और जब उन्होंने उससे बाण मारा तो मारीच राम जी की पुकार सुनकर, पुकार में मतलब चिल्लाकर उनकी आवाज में ये कहा, मतलब लक्ष्मण जी और सीता जी को मदद के लिए पुकारा।
उस समय सीता जी इतनी व्यथित हो गई थी कि उन्होंने लक्ष्मण जी को वहां पर भेज दिया। तो मैम शायद ये भी उन्होंने इसलिए कहा कि भले ही आपके जो परिवार वो कितना भी आपका ऐसे आपको कई ऐसी बाधाएं आएंगी एक सैनिक के लिए, उसको कई भावनाएं रोकेंगी कि मत जाओ, अपने देश से ज्यादा बड़ा परिवार है, ऐसे कई भावनाएं आती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं करना चाहिए। सीता या उनकी मातृभूमि की रक्षा करना उनका पहला धर्म है। यस, गुड, ठीक है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम भगवान राम को लक्ष्मण जी, है ना, जैसे बड़े भाई के रूप में या अपना सर्वस्व मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा से करते थे। तो आपको कोई कहने नहीं वाला है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। जो राम जी ने कहा वो लक्ष्मण जी ने किया, राइट। तो अब आप अगर सोचो कि हमें कोई ना स्पेशल क्लासेस हमारे लिए ऑर्गेनाइज करें कि हम कैसे अपने देश को बचाएं, कैसे इस देश के लिए हम कुछ करें, हमारे लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तब तो हम कर पाएंगे। नहीं, राम भी आप ही बनो, वो आवाज आपके अंदर से आई। जो बच्चे, जो युवा, चाहे कोई भी हो, यदि वो अंदर से प्रेरित है, यदि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, तब ही वो जीत के समीप है और डेजर्व करता है उसको। यदि आपको डांट लगा के भेजा गया है कि नहीं तुम्हें तो सेना में जाना ही पड़ेगा, या हम किसी स्वार्थ की वजह से उस ओर उन्मुख हुए हैं, राइट, तो नहीं, राम भी आप ही को बनना है, लक्ष्मण भी आप ही को बनना है, और अपने देश रूपी, देश की अस्मिता को, देश की इज्जत को, देश के स्वाभिमान को आतंकियों से, दुराचारियों से, कुदृष्टि वाले लोगों से बचाना है। और खून से जमीन पर लकीर खींचने का आशय है अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी, जान देकर भी अपने देश की रक्षा करनी है। अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है जब आपने देखा होगा कि किस तरह से अभिनंदन की बात से हुई थी, है ना। पहले तो बेटा मीडिया इतना नहीं था, टीवी इतना नहीं था, और मोबाइल इंटरनेट का इतना कुछ नहीं था, तो हम लोग, हमारा वाला जो समय था तो ठीक है, हमने जो कहानियां किससे सुने थे उसी से हमने जाना कि क्या है। लेकिन अभी तो आप लोगों ने लाइव एकदम देखा, और देखा ही नहीं, अनुभव किया, महसूस किया, जब लाइव ये दिखाया गया कि कैसे उसका एक एक कदम अपने देश की ओर बढ़ रहा है। भले हमारा उससे कोई भाई का या बेटे का कोई संबंध नहीं था, लेकिन हमारी भी सांसें थम रही थी उस समय। क्या होगा, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, राइट। और जब नहीं आया था, जब लापता था, तब क्या हो रहा था। तो यदि आप महसूस करते हैं, रटी रटाई बातें नहीं, ना तो विषय में और ना जीवन के बारे में, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जिस बात से निकल आते हैं, वो जिंदगी भर के लिए अमिट होती है, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा। और कभी ऐसा है ना कि बस हमें तो मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट आने हैं, आपने रटा और एग्जाम दे दिया, तो यही तो करते आ रहे हो, तो फिर एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? जीवन को जीने की कला सिखाने वाली विद्या कहाँ है? तो विद्या का मतलब सिर्फ यही थोड़ी है कि 60% आ गए, 70 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, 98% आ गए। लेकिन जैसे ही क्लास पार हो गई, पूछा कुछ नहीं, तो इससे तो आपके 70% अच्छे हैं, उस 90% से, 98% से वो 70% अच्छे हैं जो आपने पकड़ के रखे हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वो है जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी
आपको याद रह जाए, जिसको आप जीवन की विषम परिस्थितियों में और अच्छी परिस्थितियों में भी तुरंत इम्प्लीमेंट कर लें। एकदम से कहीं कुछ फंसे, एक बार साइंस में ऐसा सीखा था और आपने तुरंत उस नॉलेज को यूज किया। कहीं पर कुछ बोलने की बारी आई, नहीं ये तो हिंदी में कमांड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आई एम रेडी टू एंकर, है ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए तैयार हूँ, मैं इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए तैयार हूँ। बस यही तो शिक्षा है बेटा, वरना कुछ नहीं। जो जीने की कला सिखाती है, जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी आपके अंतर मन में रच बस जाती है, वही शिक्षा है, वही ज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए हर चैप्टर को हृदयंगम करके पढ़ो, महसूस करके पढ़ो, चाहे कैमरा ऑन करो या बंद करो, लेकिन महसूस करो। तो आज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एक लेवल तक जब आप कभी पहुंचेंगे ना, उस समय जब आपको आजकल की हुई बातें, इवन 8th से लेकर 12th तक के बीच में जो आप जानेंगे समझेंगे, जब ये सब बातें आपको आगे काम आएंगी ना, फिर आपको याद आएगा ये जीवन। ठीक है, ओके, शांति पाठ करते हैं। एक बार इस पाठ को अपनी दृष्टि से पढ़िएगा, ना मेरी दृष्टि से, ना जो अभी वीडियो देखा उसकी दृष्टि से, आप अपनी नजर से पढ़िएगा और फिर आप अपने डाउट्स डिस्कस कीजिएगा। और आपके प्रश्न, आपके डाउट्स वेलकम है हमेशा, चाहे पर्सनल विंडो पे और इन ग्रुप, एनी टाइम यू मे आस्क। ठीक है, चलो शांति। शांति शांति शांति। Sai Ram to all of you. God bless you and take care. Ma'am, thank you, ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. मैडम मैम, थैंक यू मैम। Sai Ram। और एक बार पुनः वंदे मातरम, जय हिंद। Thank बोलो you, तो एक बार, ma'am. जय अरे हिंद। वंदे मातरम तो बोलो, जय हिंद तो बोलो। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद, यस, जय थैंक यू। भारत। ओके, थैंक यू जय सायरा भारत। मैम। सही राम, Thank you, Sarah, ma'am. वेलकम, सही राम।